This video I am recording for those aspirants who are first timer in 2023. If you are appearing for first time in 2023, then your questions, query, doubts, a study plan, a strategy, guidance, etc. I am discussing. It was on demand. Some of the aspirants asked about these aspects. So I am discussing. ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। इन नंबर ऑफ आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जब से मैंने मोर देन 3 इयर्स हुए जब से हम यूट्यूब पे वीडियोज बना रहे हैं। ऑब्वियसली टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो सीएपीएफ का 2017 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था। तो फरवरी जब आपका 23 में आएगा तो 6 इयर्स हो जाएंगे। लेकिन इनिशियली वाज वर्किंग विद इन ऑफलाइन मोड। आफ्टर दैट इन 2019 एक तरह से ऑनलाइन मोड में आए तो 3+ इयर्स आपके हो गए। तो इस बीच में इन नंबर ऑफ वीडियोज बनाए। लेकिन जो कहते हैं ना, मोटिवेशंस अदर एस्पेक्ट्स एवरी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जो भी फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स हो, आप सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जानो, इस एग्जाम को समझो और अपने इंटरेस्ट को जानो। ये आप जानते हो कि जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये में जाते हैं, तो जो आपका एग्जाम सीएपीएफ एसी होता है, उसमें से 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ। ये 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड योर रैंक यू आर अलॉटेड एनी ऑफ दिस फोर्सेस। तो आप इस 5 फोर्सेस में कोई भी फोर्स को आपको ये मिलता है। ठीक है। तो इन जनरल जो ट्रेंड देखा गया है, वो आपका सीआईएसएफ जो होता है, मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो टॉपर होते हैं वो सीआईएसएफ को अपना फर्स्ट चॉइस डालते हैं। इट डजेंट मीन कि सीआईएसएफ वेस्ट है और कोई वर्स्ट है, नहीं। हर फोर्स जो है अपने आप में यूनिक है और हर पर्सन का अलग अलग चॉइस होता है। लॉट ऑफ पीपल हैं आईटीबीपी को फर्स्ट चॉइस डालते हैं, तो कुछ हैं कि आईटीबीपी को लास्ट डालते हैं। सीआरपीएफ को कुछ लोग फर्स्ट डालते हैं तो कुछ लोग लास्ट डालते हैं। बट इन जनरल जो ट्रेंड देखा गया है, वो देख ट्रेंड है कि सीआईएसएफ मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं। तो ये एग्जाम ऑब्वियसली यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। एग्जाम में 2 पेपर आपके हैं। 2 पेपर पहले इनिशियली रिटेन आपका, तो 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 125 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 आपका जो है कन्वेंशनल सब्जेक्टिव है, उसमें से आपके 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये 125 क्वेश्चन एमसीक्यू 2 आवर्स और टोटल 250 मार्क्स। इसमें कट ऑफ जो भी आप देखोगे, हाईएस्ट अभी तक का जो कट ऑफ पब्लिश्ड है, उसमें 123 पॉइंट समथिंग गया है और ऑब्वियसली है लोएस्ट लेस देन 100 ये रहा है। तो अपने को टारगेट रखना है कि 150 प्लस हमारा ये आना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन लेना है। पेपर 2 आपका जो है कन्वेंशनल रिटेन टाइप है, उसमें 200 मार्क्स का होता है। उसमें से आपका 4 ऐसे अभी वर्तमान में प्रेजेंट में लिखना आता है। 4 ऐसे यानी 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 4 उसमें लिखना है। 2 रिपोर्ट राइटिंग आता है, 2 आर्गुमेंट राइटिंग आता है, और 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, 1 प्रेसी राइटिंग होता है और 25 मार्क्स के ग्रामर और जो सेंटेंसेस फ्रेम करना है कि सेंटेंस आपकी दिए हुए वर्ड से और फ्रेज से ये सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है। फिर जो आपका पेपर 1 सपोज 125 क्वेश्चंस है, उसमें आपके जो भी हैं हिस्ट्री हैं, कन्वेंशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, करंट अफेयर्स है और मैथ एंड एप्टीट्यूड्स हैं। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ चीजें आपके, सपोज इसमें 140 मार्क्स के जो हैं वो कॉमन एक तरह से इससे आपको मिलेंगे। जैसे ऐसे है तो ऐसे हो सकता है आपका कुछ हिस्ट्री से रिलेट करके आपको ऐसे पूछे दे। कुछ जो ऐसे है वो आपको पॉलिटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कुछ जो है इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। वो उस टाइप के सारी चीजों को ये किया जाता है। ओके। तो ये आपके मोटा मोटी चीजें हैं। अब देखो, कोई भी प्रिपरेशन एग्जाम का करते हैं, कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो इन जनरल जो मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ लंबे समय से और जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 3 टाइप्स के स्टूडेंट मैं पाता हूँ कि 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। 3 टाइप्स के स्टूडेंट में पहला जो कैटेगरी होता है, वो सिर्फ फैमिली में और घर में बताने के लिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो, सिविल सर्विसेज हो या कोई भी रेपुटेड एग्जाम, तो 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। 1 जो है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो, सिविल सर्विसेज हो या कोई भी रेपुटेड एग्जाम,
तो वो कैंडिडेट ये बोलता है कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूं, तो बिलीव मी, अभी भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम का जो है क्रेज बहुत ज्यादा है। और इधर जब भी यूट्यूब और सोशल मीडिया के एक्सपेंशन से इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो असिस्टेंट कमांडेंट भी यूपीएससी लेती है, सिविल सर्विसेज भी यूपीएससी लेती है, सीडीएस भी यूपीएससी लेती है। और यूपीएससी एक तरह से, यूपीएससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो रेपुटेड जॉब के लिए, आइदर ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर या ग्रुप बी ऑफिसर, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ये दो को ही रिक्रूट करती है। तो एक होते हैं कि फैमिली में भौकाल, जिसको कहते हैं ना कि भौकाल टाइट करना, कि रिस्पेक्ट बना हुआ कि हाँ ये लड़का दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में और लखनऊ में, व्हाटसोएवर प्लेसेस में यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। ये कैंडिडेट्स जो होते हैं बस जितने दिन तक चल सकता है टाइट अपना किए हुए रहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, तो ये एक टाइप के कैंडिडेट हैं। दूसरे टाइप के कैंडिडेट हैं जो कि ये इसमें से जो ये इस टाइप के हैं ये जनरली ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें रिजल्ट, एक्सेप्शन फ्यू का इसमें रिजल्ट होता है, लेकिन इसमें मेजोरिटी जो होते हैं रिजल्ट नहीं होते हैं। 10,000 में वन ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें रिजल्ट होता है। दूसरे टाइप के जो कैंडिडेट हैं कि जो प्रिपरेशन तो सीरियस रूप से थोड़ा सीरियसनेस है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। तो ये कैंडिडेट जो हैं और इस ये 3 4 5 जो भी एग्जाम आ रहा है, 3 से लेकर के मान के चलो 10 एग्जाम्स को देते हैं। कि जो एग्जाम आया, ग्रुप ए आ रहा है उसको भी भर रहे हैं, ग्रुप बी आ रहा है उसको भी भर रहे हैं, ग्रुप सी आ रहा है, और कभी कभी तो ये ग्रुप डी का भी भर दे रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को है ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें पहले हो जाए मैं उसमें चला जाऊंगा। तो वो एक तरह से किसी एक एग्जाम को, ये पढ़ाई में सीरियस नहीं लेकिन किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, एक या सिमिलर टाइप के एग्जाम के लिए। तो इसमें भी इनको जॉब मोर और लेस मिल जाता है। इसमें भी दो टाइप के, ऑब्वियसली ये यदि करोगे कि एक सीरियस का मतलब है कि प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, कंसेप्ट को, चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट हो जाता है, किसी में भी हो जाता है। एक तीसरे टाइप के हैं कि डेडिकेटेड हैं, ये 1 या 2 या मैक्स 3 एग्जाम्स पर फोकस करते हैं। सपोज कोई ऐसे हैं कि यूपीएससी सीएससी का कर रहे हैं, तो यूपीएससी सीएससी का कर रहे हैं तो वो साथ में असिस्टेंट कमांडेंट का भी सपोज दे दिए। या हो सकता है यूपीएससी कुछ और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकालती है, उसमें वो एलिजिबल हैं और लगता है कि यस सेम पैटर्न पे जो है हमारा सीएससी का है। क्योंकि अदर हर एग्जाम में जो है कन्वेंशनल रिटन उस टाइप का नहीं पूछता है, तो कुछ में है कि सिर्फ जैसे सीएससी में प्री जो पूछ रहा है उस स्टैंडर्ड का या उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बिलो का है, और वो यूपीएससी ही सपोज निकाल रही है। जैसे सपोज मान के चलो ईपीएफओ में कभी कभी जैसे ईओ का, मान के चलो यूएओ का जो फाइनल रिजल्ट अगस्त में आया था, या फिर जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का कभी कभी निकालते हैं, और डिफरेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। अब कोई मान के चलो उसमें एलिजिबल है, तो ऐसे कैंडिडेट जो तीसरे वाले कैंडिडेट होते हैं, जो या तो वन एग्जाम के लिए सिंपल डेडिकेटेड रहते हैं कि चलो सीएससी ही मुझे देना है, कुछ है कि चलो 1 2 एग्जाम को कंसीडर कर लिए, कुछ मैक्सिमम 3, ये जो यहाँ है 3 to 10 को कंसीडर कर रहे हैं, 3 to 10। और यहाँ है जो 1 2 3। अब इसमें से मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए कि सीएससी पे कोई डेडिकेटेड है, 100% अपना सीएससी दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% दे रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, इस वजह से कि रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है आपका शायद उस स्टैंडर्ड का नहीं रहा। अब जस्ट इमेजिन करो, अभी लास्ट वीक ही आपका जो यूपीएससी सीएससी का मेंस का रिजल्ट आया, ओके, सीएससी का मेंस का रिजल्ट आया। आप देखोगे इनिशियल जो प्री का रोल नंबर वाइज रिजल्ट रहता है, प्री में मेंस का जो क्वालिफाई होते हैं रोल नंबर वाइज रहता है, फाइनल सिर्फ मेरिट लिस्ट होता है तो मेरिट वाइज होता है, उसमें रोल नंबर वाइज नहीं। मैं ऐसे ही अभी लिस्ट चेक कर रहा था, तो फर्स्ट शायद 17 या 18 कैंडिडेट में से कोई भी जो प्री क्वालिफाई किए उसमें से लिस्ट वाले में देखोगे तो फर्स्ट पेज में शायद 17 या 18 कंटिन्यूअस कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं मेंस कर पाए। इट डजेंट मीन कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट गुड। वो 17 18 में हो सकता है कोई 5 मार्क्स से मेंस मिस किया हो, कोई 10 मार्क्स से, वो उसमें से हो सकता है 150 मार्क्स से भी मेंस मिस किए हों। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीएससी का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि 4 टाइम्स सपोज इंटरव्यू में गए और फाइनल नहीं बन पाया। ऐसे आप शायद जानते होंगे कैंडिडेट को, मैं एटलीस्ट एट ऐसे कई कैंडिडेट को जानता हूं कि मिनिमम 4 टाइम्स इंटरव्यू में अपियर हुए लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट सपोज सीएपीएफ का बहुत सारे हमारे बैच में, फॉर एग्जांपल मैं अपने बैच की बात बता रहा हूं, मैं 2013 बैच में था सीएपीएफ सीआरपीएफ में। तो हमारे बैच में
हम जब ज्वाइन किए थे तो 97 कैंडिडेट्स ज्वाइन किए थे। 97 कैंडिडेट्स में से जो 60 प्लस थे वो एटलीस्ट वन टाइम सीएससी का मेंस लिख चुके थे। उसमें 30 एटलीस्ट ऐसे थे जो वन टाइम एटलीस्ट इंटरव्यू दे चुके थे, आइदर सीएससी का या फिर फॉरेस्ट सर्विस का, इन दोनों में से किसी न किसी का दे चुके थे। उसमें से 10 एटलीस्ट ऐसे थे जो मिनिमम 2 टाइम्स इंटरव्यू दे चुके थे। एक दो ऐसे थे कि 4 टाइम्स भी इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन फाइनली नहीं हुआ। वो सीआरपीएफ में गए, ठीक है, वहां जॉब करने लगे। कुछ उसमें से हैं इंक्लूडिंग मी, जैसे मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे ये कुछ और थे, तो वो स्टेट पीसीएस में फिर उन्होंने ट्राई किया फिर से कि चलो सीएससी का फिर से और थोड़ा थोड़ा सा और पुश करता हूँ, एक दो अटेम्प्ट जो बच रहा है, लेकिन फाइनली नहीं कर पाए। तो कुछ यहाँ स्टेट में चले गए, कुछ है फिर से सीआरपीएफ में लौट करके चले गए, कुछ आ गए थे। एक तरह से वो रेजिग्नेशन नहीं दिए थे, मैंने जैसे रेजिग्नेशन दे दिया। कुछ लोग हैं लीव लिए और फिर लौट के कुछ दिन इधर ही रुक गए, फिर ये चले गए। कुछ हैं कि अपना दूसरा काम स्टार्ट। तो ये यदि तीसरे टाइप के स्टूडेंट आप हो, तो ये मानो कि आप बेटर चीजों को जरूर क्वालिफाई करोगे। तो सबसे पहले अपने को ये मानो कि यदि हम किसी में डेडिकेटेड हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूं कि जो पहले कैंडिडेट जो हैं वो आपके, इनफैक्ट देखो 100 में से तो एक आपका सीरियस वाले भी बहुत सारे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नॉन सीरियस हैं तो वो 10,000 में वन क्वालिफाई करते हैं। 10,000 में वन मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ जो होते हैं नॉन सीरियस भी हैं, लेकिन सम टाइम क्या है कि उनका दिमाग सही चल रहा है, वो कम भी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, उनका काम चल जा रहा है, तो सीरियस उतना नहीं थे तब भी वो सेलेक्ट होते हैं। तो आप अपने को टारगेट रखो 1 2 3 मैक्सिमम 3 एग्जाम्स को, और वो सिमिलर एग्जाम होना चाहिए। ऐसा नहीं, यस कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पर्सनल लेवल पे मैं जिनको जानता हूं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूं, वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम भी दिए, वहां भी क्वालिफाई कर गए और वहां ये। लेकिन कभी जब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं सर मेरे साथ जो है ना मेरा फ्रेंड था, उसको सर आईआरपीएस मिल गया, आईआरटीएस मिल गया, आईपीएस मिल गया और इंडियन रेलवे मिल गया, जो भी मिल गया। सर हम दोनों तो करीब बराबर थे, लेकिन डियर डिफरेंस ये था कि आप मल्टीपल एग्जाम्स को दे रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे, आप भी सीरियस थे, लेकिन वो जो जिसको आईआरएस मिल गया, आईआरपीएस मिल गया, आईआरटीएस मिल गया या इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया, वो शायद एक ही एग्जाम के लिए डेडिकेटेड था, तो वो आपके बराबर ही पढ़ते हुए फाइनल सिलेक्शन हो गया। और यस, ऑलवेज रिमेंबर देर इज अ लक फैक्टर, लक फैक्टर। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, इट इज सेड। तो लक तब काम करेगा ना जब आप क्लोज में हो। सपोज कट ऑफ 150 जा रहा है और आप 145 के करीब में पहुंचे हुए हो, तो 2 क्वेश्चंस आपका सही हुआ तो ये 150 पहुंच गया, 2 क्वेश्चन वो किसी का सही नहीं हुआ तो वो 145 पे रह गया। तो यहाँ लक मैटर करता है, लेकिन जो 50 मार्क्स ही लाने के लायक था उसके लिए लक का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, वंस यू आर प्रिपेयर्ड यू हैव चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। तो ये ध्यान रखो। अब ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर दोज एक्सपीरियंस हुआ अपीयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन 2023। अब 2023 सीएपीएफ जो है 6 अगस्त को होने वाला है, 6 अगस्त को होने वाला है। अब आपका दिसंबर, मिड दिसंबर आने वाला है, जस्ट क्लोज है। अब आपके पास टाइम जो है वो 7 मंथ, 7.5 मंथ, ये कह सकते हो कि 7.5 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें से क्या है, यानी कि आपका 200+ डेज अभी आपके पास है। अभी से आप सीरियस हो, ये चीज ध्यान रखो। किसी भी ईयर का आप लो, एग्जाम इतना इंटेंस कंपटीशन है कि यदि आप अब रिजर्व कैटेगरी के हो तो ऑब्वियसली है उसके अनुसार लिटिल कम करोगे। फॉर टाइम बीइंग मैं जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैं तीनों को एक में क्लब करके यदि देखूं, तो आप अप्रोक्स 99% लोगों से बेटर होगे तो रिटर्न क्वालिफाई करोगे, यानी कि टॉप 1% में होगे तो आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे। अब रिटर्न जितने क्वालिफाई करते हैं, इन नॉर्मल जो सीएपीएफ रिजल्ट देती है वो 6 टाइम देती है, जितना सीट्स होता है रिटर्न में 6 टाइम रिजल्ट देती है। क्योंकि हाफ जो कैंडिडेट होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ और समटाइम मोर देन हाफ, वो जो है फिजिकल मेडिकल ये सब में बाहर हो जाते हैं। अब जैसे 2021 का एग्जांपल लो, 2021 में 1103 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया था रिटेन में। 1103 यानी कि 1 लाख+ कैंडिडेट अपियर हुए, उसमें से 1103 मींस 1% के आसपास कैंडिडेट का रिटेन में रिजल्ट दिया गया। और जो इंटरव्यू में कितने अपियर हो रहे हैं, 454 मींस
लेस देन हाफ पर जो आपका ये है, यानी कि कह सकते हो कि 40% जो कैंडिडेट्स हैं जो रिटेन क्वालिफाई किए वो इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं। इसका कारण है एक्चुअली 454 है ना, इसमें 454 कुछ कम होंगे क्योंकि कुछ कैंडिडेट का पता नहीं चूंकि क्या हुआ कि जो 2020 वाले में सेलेक्ट हो गए उन कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स भी 21 में रिटेन क्वालिफाई किए, तो कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनका भी लिस्ट में नाम आ गया, तो लेस देन इसको मानो। लेकिन हम ये मानते हैं कि 454 को भी कॉल किया गया तो आपका 40% को कॉल किया गया। अब उस 40% में भी ऑब्वियसली है सिलेक्ट तो 171 ही होंगे, यानी कि आप 1 लाख में 1 लाख ही हम मानते हैं तो 171 यानी कि 0.17, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट यानी कि एवरी 600 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं वास्तविकता आपको बता रहा हूं। जितनी जल्दी आप इस वास्तविकता को जानोगे उतना ये फायदा होगा। अब एक मैंने जो सीरियस कैंडिडेट का बताया कि तीसरे टाइप के जो कैंडिडेट होते हैं ये सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अब इस सीरियस कैंडिडेट में 2 टाइप के कैंडिडेट होते हैं, एक सेल्फ स्टडी करते हैं और एक है कि किसी का सपोर्ट लेते हैं। माई ऑन ओपिनियन, माई ऑन असेसमेंट और माई ऑन सजेशंस कि जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो बेटर कैंडिडेट है दोनों के कंपैरिजन में। जो एक सपोर्ट ले रहा है किसी से भी और एक सेल्फ स्टडी जो कर रहा है, वो आपका सेल्फ स्टडी वाला बेटर है। हाँ, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं है कि आप टोटली अलोन रहोगे, किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं, ये वो जो कहते हैं ना, एक संस्कृत में है ना कि जो भी बिन गुरु के ज्ञान न होई चाहे बिरंची संकर्षम होई, कि जो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो शंकर ही क्यों नहीं हो। शंकर का मतलब आप ये समझ सकते हो, शंकराचार्य भी समझ सकते हो या लॉर्ड शिवा भी समझ सकते हो, व्हाट्स एवर समझ सकते हो कि बिन गुरु के ज्ञान न होई चाहे बिरंची शंकरसम होई, कि आप उस लेवल के महान भी होते हो तो किसी न किसी को जरूरत पड़ेगा आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेने की, क्योंकि इट इज नॉट मेयर कि आप पास हो रहे हो, आपका कंपटीशन है, आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन फाइट कर रहे हो और इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। इसी में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान के चलो कि सब कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं क्या सिंपल सेम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, नहीं। कुछ कैंडिडेट हैं, मैं जिनको गाइड फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली उनके बारे में कह सकता हूं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फैमिली की इनकम 1 करोड़ है, सब वो थोड़ी देर के लिए मानो, लेकिन कुछ वैसे भी कैंडिडेट हैं जिनके फैमिली की इनकम 50,000 है। तो आप समझ सकते हो कि जिसके फैमिली की इनकम 50,000 है और जिसके फैमिली की इनकम 50 लाख है, दोनों कैंडिडेट में ऐसा नहीं है कि जो 50 लाख जिसके फैमिली की इनकम है वो ज्यादा अच्छा ही कर पाएगा, ये नहीं है। लेकिन एक तो मानो ना कि उसके पास अधिक फैसिलिटी मिली, उसके पास अधिक सुविधाएं मिली बनिस्बत की 50,000 पर ईयर वाले इनकम वाले की। ठीक है, अब ये बोलोगे कि 50,000 में कैसे सर्वाइवल होगा, तो यस सर्वाइवल होता है। आप गांव में यदि रहोगे, गांव के इकोनॉमी को जानते हो, यदि फार्मिंग फैमिली से है या फिर जो भी है एग्रीकल्चर वर्क में लगा हुआ है, तो ये काम होता है। ऑब्वियसली हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हर कैंडिडेट को अलग अलग फैसिलिटी मिला हुआ है, अलग अलग। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो उसे उस डायरेक्शन में प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट होगा, फर्स्ट जनरेशन जो होगा वो सीएससी का प्रिपरेशन या फिर सिविल सर्विसेज या फिर असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कोई रेपुटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा, या कोई होगा कि अपने अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं इंडिया में जहां की अभी भी कोई भी पर्सन लेवल का अच्छा जो है ग्रुप ए ग्रुप बी का गवर्नमेंट जॉब नहीं, अभी एन नंबर ऑफ आपको विलेज मिल जाएंगे। तो हो सकता है वो पर्सन आप हो ऐसे सिचुएशन से आए। तो हर कैंडिडेट अलग अलग है, बट क्या यूपीएससी आपको एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रही है। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होता है, आप एग्जाम के स्टैंडर्ड को समझते हो, ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो और इनिशियल टाइम में क्या होता था, आईसीएस का आप एग्जाम देने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता था। तो एक गरीब मजदूर का बेटा, एक जो सिंपल किसान का बेटा, वो तो लंदन नहीं जा सकता था। उसमें पढ़ना क्या है, लैटिन पढ़ना रहता था, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना रहता था। आज के डेट में आपके नियरेस्ट सिटी में आपको एग्जाम मिल जाता है। आप किसी रूरल एरिया में हो तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर
में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता, आपको लंदन नहीं जाना है, आपको न्यूयॉर्क नहीं जाना है एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारी चीजें सुविधाएं हुई है। क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है कि आप, हाँ ऑब्वियसली बात है आज की डेट में जो भी है जनधन आधार और मोबाइल से सब जुड़े हुए, तो एक ये आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आपके पास एक मोबाइल होगा, या मोबाइल उस ढंग का अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आप कहीं भी एनसीईआरटी से, हाँ ऑब्वियसली बात है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल डिवाइसेस नहीं है, तो आप शायद इस वीडियो को ऑब्वियसली है वो जो देख रहे हो उनके पास इतनी सुविधाएं हैं, तो उस चीज को देख रहे हो। आप अपना टारगेट रखो ये कि 6 अगस्त है, जिस भी मोड में आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी करके आप कर सकते हो। आप बेटर तरीका है प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर का जो आपका पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है उसको देखो। फिर जो बेसिक बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट में 1 to 2 बुक्स रखो, वन जो एक एक तरह से एनसीईआरटी और एक वन एक्स्ट्रा बेसिक बुक, एक आपका एनसीईआरटी से रखे। अब एक एक का मतलब सिर्फ सिंगल ये नहीं, अब मान के चलो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का थीम्स 3 थीम्स है, थीम 1 2 3, अब उसको तो आप एक तरह से मैं एक मान रहा हूँ उसको वन ही बुक है। अब सपोज साइंस का है तो 9th 10th का पढ़ोगे, थोड़ा पार्ट आपको 12th का पढ़ना पड़ता है, तो इसको ये करोगे। तो इन द सेंस है कि वन आप एनसीईआरटी रखो और वन जरूरत हुआ, सब में आपको एक्स्ट्रा बेसिक की जरूरत नहीं होती है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप प्रॉपर करो कि जो सीएससी का आपका 10 ईयर्स का कर लो, आप जो असिस्टेंट कमांडेंट का है 10 ईयर्स का कर लो, सीडीएस का 5 ईयर्स का कर लो, ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या होती है कि कोई भी आपके सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, उनको कुछ टेस्ट वगैरह है लिख करके अपनी ये दिखाओ। अब जो कुछ लोग होते हैं कोचिंग, कोचिंग में भी 2 टाइप के कोचिंग होते हैं। एक कोचिंग होता है कि बल्क में स्टूडेंट्स हैं, 100 के बैच हैं, 200 के बैच हैं, 300 के बैच हैं, डिपेंडिंग ऑन, और वहाँ टीचर आए पढ़ाए और टेस्ट आपको दिया, टेस्ट किसी और ने चेक किया और जो भी है वो आपका फिनिश हुआ। एक होता है मेंटरशिप गाइडेंस कि टीचर ने लिमिटेड कैंडिडेट्स को लिया, 10 20 50 जितना को गाइड कर सके, आइदर वो वन टीचर या ग्रुप ऑफ टीचर या पैनल जो भी है, वो हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली ट्रैक करे कि यस आपका कहाँ इंप्रूवमेंट चल रहा है, कहाँ रिकॉर्ड क्या चल रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब 300 400 500 मान के चलो कोई टीचर है 300 के 5 बैच ले रहे हैं, तो आप ये मानो हर कैंडिडेट को वो ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक मेंटरशिप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ कि मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को लेता हूँ, लेकिन मैं हर कैंडिडेट को ट्रैक करता हूँ कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ सही से वर्क कर रहे हो, कहाँ दिक्कत है। ये सारी चीजें जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन, आपको लगता है कि यस हम सेल्फ से कर सकते हैं तो आप सेल्फ से करो, लगता है कि हमें कोचिंग मेंटरशिप जो भी ज्वाइन करना है वो उस चीज को तो करो। हमेशा ध्यान रखो सिलेबस को अपने माइंड में रखो, लेकिन सीएपीएफ फॉर एग्जांपल है तो सीएपीएफ सबको करो। सेकेंड पेपर आपका एक तरह से वेल डिफाइंड है कि ये चीजें आ रही है। पेपर वन में भी आपका सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, लेकिन उस सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स आपको डिफाइंड नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्शन है कि ये इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक्स बुक को पढ़ते हो तो आपको आइडिया होता है कि हमें ये पता होना चाहिए। अभी आपके पास मैंने बोला 7.5 मंथ, मोर देन 7.5 मंथ्स आपके पास टाइम बचा हुआ है। आपका हर हाल में, जैसे जो मैं फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो हमारा टारगेट है कि जनवरी एंड तक उनको मैं कवर करवा दूं। ये इसमें जो भी मैं कैंडिडेट्स को करता हूँ कि मैं सेल्फ से एक तरह से करता हूँ, वो मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको सारी चीजें कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कहूंगा ये यस ये बुक है, एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स हैं और अदर बुक्स हैं, आपको इसको पढ़ना है। बेस्ड ऑन दैट जहां आपको प्रॉब्लम्स होती है किसी भी चीज में वो आप पूछते हो, तो और फिर टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तो जनवरी तक जैसे मैं जो गाइड जिनको कर रहा हूँ, तो एक तरह से टारगेट हमारा है कि जनवरी तक उनको सिलेबस समाप्त कर दिया जाए, कि उनको ये है कि आप उतना कवर कर लो। और टेस्ट ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे, एवरी वीक टेस्ट देता हूँ, और जहाँ प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करता हूँ। और टेस्ट सीरीज देखो जहां भी है, मैं हमेशा कहता हूं जहां आपको सुविधा लगे, और इनफैक्ट कोई भी आपके फैमिली फ्रेंड हैं जहां आपको पैसे ना लगाना पड़े, क्योंकि हर कैंडिडेट अलग अलग हैं, कुछ लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग हैं नहीं कर सकते हैं।
जिनके फैमिली की इनकम बहुत कम है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी भी एक, आप जेन्यून कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट हो, सीरियस हो, लेबोरियस हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी तैयार होता। तो उसे किसी भी फैमिली फ्रेंड में सीनियर जूनियर जो भी हैं, क्वालिफाइड हैं या उस लेवल के स्टैंडर्ड के हैं, आप उनके पास कुछ क्वेश्चंस लिखो और उनसे चेक कराओ। लेकिन जो एबल हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास ज्वाइन करो, आपको जो सुविधा लगता है। कुछ को लगता है कि सर ये सस्ते में दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ जहां तुमको थोड़ा भी डाउट लगता है हमारे पास मत लो। जब लगता है कि हाँ ये ठीक कर सकता है, तभी लो, इस आश्वस्त हो जाओ, श्योर हो जाओ, तब ये करो। अदरवाइज जहां भी लगता है कि कम पैसे में दे रहा, ज्यादा आपको सुविधा दे रहा है, कोई है कि आपको फ्री में टेस्ट करवा रहा, आप वहां ज्वाइन करो, आप उनसे गाइडेंस लो। जिनसे भी लो, जुड़े हुए रहो प्रॉपर तरीका से, रेगुलर रूप से उनसे पर्सनल टच में रहो, कि जब जरूरत हो तुम्हें वो सपोर्ट कर सकें। ये नहीं है कि 300 के बैच में आपको बुलाए और आपको कवर करा दिया और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, पूछो तो नहीं बता पाते हैं, तो ऐसा जगह से कोई फायदा नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता कि कोई 2 लाख कोचिंग में दे करके और सेलेक्ट हो जाता, तब तो ब्रांड के सारे कोचिंग से ही हो जाते, और ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा अभी भी कहता हूँ, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप सेल्फ से जब करते हो तो वो आपका ज्यादा बेटर होता है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपना जो टेस्ट सीरीज है वो 22 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो जिनको लेना है, जिनको भी गाइडेंस चाहिए या जो भी कुछ है, वो आप संपर्क कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि लक्ष्य को देखो। हर कैंडिडेट जो है अपने आप में यूनिक है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। कोई आपका फ्रेंड है, वो सपोज आप ये कहोगे कि उसने 4 आवर्स ही डेली पढ़ा और वो सेलेक्ट हो गया। कुछ ऐसे हैं 14 आवर्स भी पढ़ करके सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप ये बोलोगे कि सर 14 आवर्स पढ़ करके भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या मैं 24 आवर्स पढ़ूंगा? 24 आवर्स कोई नहीं पढ़ सकता, 20 आवर्स भी कोई नहीं पढ़ सकता। वो एक दिन शायद 20 आवर्स पढ़ सकता है, लेकिन आप 12 आवर्स से ज्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते हो। फ्यू एक्सेप्शंस आर हेयर एंड देयर, जो लॉजिकली बोल देंगे कि मैं 18 आवर्स भी पढ़ता हूँ, लेकिन नॉर्मल है 12 आवर्स भी देते हो, 10 आवर्स भी देते हो, 8 आवर्स भी देते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे देते हो। तो सबसे पहले है आप अपने को पहचानो। एक मैं खास करके जब मैं इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को गाइडेंस में लेता हूँ, तो मैं सबको इनफैक्ट जब मैं ऑफलाइन में कराता था तो ये स्वोट एनालिसिस मैं सबको एक तरह से करता था। आज भी मैं मैक्सिमम जो भी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको मैं स्वोट एनालिसिस कराता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके पास थ्रेट क्या है। तो थ्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मोहम्मद से आपको थ्रेट है, और ये थ्रेट इन द सेंस कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी व्हाट आर द थ्रेट्स अबाउट यू रिलेटेड टू प्रिपरेशन, और अपॉर्चुनिटी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में मान के चलो कि सपोज करो कि किसी ईयर में वैकेंसी ज्यादा आ गया, तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी। यहाँ आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस काम नहीं करता, यहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिला, थ्रेट मिला समटाइम कि यस आप सीट्स कम हैं या सारी चीजें या कुछ और, कभी किसी का तबीयत खराब हो गया, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। वो आपका ये उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जाम के 15 दिन पहले आप शायद सीरियसली इल हो गए, कुछ और इंजुरी हो गई या व्हाटसोएवर हुआ, तो वो एक तरह से थ्रेट्स हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानो और उसके अनुसार वर्क करो। फिर है कि बेसिक जो भी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। सिलेबस का जो है वो उसको ध्यान में रखो, उस आधार पे वर्क करो। टारगेट ये होना चाहिए कि सिर्फ जो एक ये होता है ना कि सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना, सिलेबस के बाद आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है कि आप उसको एक पेपर को देख सकते हो कि एक बार आपने चीजों को पढ़ा। सपोज आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, पूरी लक्ष्मीकांत माल्य पढ़ लिया, एनसीईआरटी की जो 2-3 बुक्स जो पढ़ने हैं वो उसको पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटी के सोल्व करने बैठे। यदि आपसे प्रीवियस ईयर पेपर 60% प्लस सोल्व हो जा रहा है, दैट्स मीन कि आपने अच्छा तरीका से पढ़ा। यदि 60% से लेस है, दैट्स मीन कि आपको अभी उस कुछ कंपोनेंट्स को मोर एंड मोर रिवाइज करने की जरूरत है, कंसेप्ट बिल्डअप करने की जरूरत है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में 60% एटलीस्ट आपके सही होने चाहिए, इस वजह से मैं 60% कर रहा हूँ। अब जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते हो एग्जाम हॉल में, तो 50% प्लस भी है तो इसका मतलब सही है। लेकिन एग्जाम में आपके पास एक प्रेशर होता, अनड्यू प्रेशर होता है कि आपको विद इन टाइम में करना है। लेकिन जब अभी आप सोल्व करते हो, एग्जाम देते हो, ये जो मॉक टेस्ट सोल्व करते हो, उसमें आपके पास उतना प्रेशर नहीं होता है। गलती हो गया, हमको सीखना है। तो आप
सिलेबस को कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। अब फॉर एग्जांपल आज से जो स्टार्ट करोगे तो वो 1 महीने 1.5 महीने में तो नहीं होगा। तो हर हाल में आप ये कोशिश करो कि मार्च तक आपके पास कंप्लीट हो जाए या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना, क्या बहुत बार कोचिंग आप ज्वाइन करते हो या बहुत सारे जगह जो भी करते हो या वर्क करना स्टार्ट करते हो। अब आपका 6 अगस्त को एग्जाम है और आपका 31 जुलाई को सिलेबस समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये कहते हैं ना हिस्ट्री में कि कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट कि यू कंक्योर द टेरिटरी, इट इज द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान का देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसको तिसको डिफीट कर दे रहा, लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं कर रहा है अपने एम्पायर में। तो जहां भी कंकेयर आप कर रहे हो उसको कंसोलिडेट करो। सिलेबस को भी एक बार आप कवर कर चुके हो तो उसको कंसोलिडेट करो। वो ever the things you are remembering or you are recalling in the examination, that is important. आपने सिलेबस क्या पढ़ लिया, 5 बुक्स पढ़ लिए, 10 बुक्स पढ़ लिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या नहीं। और हमेशा ध्यान रखो कि 1 टाइम में आप नहीं कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे, 5 टाइम, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, तब आपका ये होगा। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज को, जब सेकंड टाइम हम उसको करने लगते हैं, थर्ड टाइम जब उसको करने लगते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ चीजों को जान रहे होते हैं। अब जस्ट एग्जांपल लो, हिस्ट्री कोई पढ़ने लगा, तो हिस्ट्री पढ़ने लगा तो उसको शुरू में कंफ्यूजन होगा कि पहले सीडीएम आया या पहले एनसीएम आया। अब सीडीएम और एनसीएम ये कंफ्यूजन हो जाएगा, मान के चलो ऑर्डर में है, तो उसको प्रॉब्लम ये होगा। गांधी जी का मूवमेंट को लो, तो पहले खेड़ा किया कि पहले चंपारण किया या पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। अब उसमें से आपको कंफ्यूजन, लेकिन जब सेकेंड टाइम पढ़ने लगते हो तो आपको एक रफ आइडिया रहता है कि पहले आप चूंकि पढ़े हुए। थर्ड टाइम पढ़ते हो और मोर क्लियरिटी होती है, फोर्थ टाइम पढ़ते हो मोर मोर क्लियरिटी होती है। किसी एक चैप्टर को मान के चलो कि पढ़ने में फर्स्ट टाइम आपको 3 आवर्स सपोज लग रहे हैं, मान के चलो कि 3 आवर्स लग रहे हैं। बिलीव मी, सेकेंड टाइम में आपको एटलीस्ट 2.5 आवर्स ही लगेंगे। थर्ड टाइम पढ़ोगे 2 आवर्स में ही उसको कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको लाइन वाइज पढ़ना होता है, चीजों को देखना पड़ता है। क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह जो बेसिक बुक्स हैं, जो भी इधर एनसीईआरटी हो या बेसिक बुक हो, उस बेसिक बुक को और एनसीईआरटी को आपको लाइन वाइज पढ़ना होता है। तो फर्स्ट टाइम में आपको सारी चीजों में डाउट्स होता है। यदि आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो चीजों को, तो देखो ये चीजें हैं, उस पर वर्क करो। शेड्यूल का जो कुछ कैंडिडेट का था कि सर शेड्यूल बता दीजिए कि कैसे हम पढ़ें। डियर, ये हर का मैंने बताया कि लाइक फैमिली कंडीशंस, एवरी पर्सन का जो एपेटाइट है वो अलग अलग है। कुछ कैंडिडेट हैं कि मॉर्निंग में 4 AM पे उठ करके पढ़ने लगते हैं, कुछ कैंडिडेट हैं कि 8 बजे से पहले नहीं उठते हैं, कुछ कैंडिडेट हैं रात में 10 PM पे ही सो जाएंगे, और कुछ हैं कि 3 AM मॉर्निंग के पहले उनको नींद नहीं आ रही है। तो हर के लिए किसी के लिए एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, बट जनरली आप देखोगे हिस्टोरिकल थिंग्स को या इनिशियल टाइम से देखो कि जब स्टूडेंट आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुजी यदि सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं तो चेले को, शिष्य को जो है 4 AM पे उठना है। देखो कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जब नींद प्रॉपर लेते हो तो क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। शाम तक क्या होता ना कि जैसे आप मॉर्निंग में उठ गए तो शाम तक बहुत सारे काम करते पढ़ते या जो भी कुछ करते, इवनिंग तक आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, आदमी इवनिंग में होता है कि थोड़ा सा इवनिंग में वॉक कर लिया, या थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया, कॉफी ले लिया, टी ले लिया, या थोड़ा सा घूम लिया, कुछ अपना फेवरेट प्रोग्राम है उससे, या कहीं यदि आप घर से बाहर रह रहे हो तो पेरेंट्स से बात कर लिए या किसी फ्रेंड से बात कर लिए, तो फिर आपका क्या है, एक तरह से माइंड रिचार्ज हो जाता है। या फिर देखोगे दोपहर में पावर नैप कोई लेते हैं, वो 3 इडियट्स में देखे हो ना, 7.5 मिनट बीरू सहस्त्र बुद्धि ये लेते हैं, तो उसी 7.5 मिनट में वो ओपेरा भी सुन रहे हैं, सेविंग्स भी करवा रहे हैं। तो वो क्या है, 7.5 मिनट का तो एटलीस्ट उन्होंने पावर नैप लिया, उसके बाद वो देखोगे कि दोनों हाथ से इक्वल एफिशिएंसी से लिखने लगता है। तो ऑब्वियसली वो मूवी है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि मॉर्निंग में यदि आप अपने अनुसार देखो, आवर्स ऑफ स्टडी, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं सर 8 घंटे में क्या होगा। 8 घंटे से डियर नहीं है, क्वालिटी का आप यदि 8 आवर्स भी देते हो तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने अनुसार देखो, कोई चीज आप एक बार पढ़ते हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि बोलते हैं सर जब तक मैं बोल बोल करके नहीं पढ़ता हूँ ना, रट करके, तो तब तक नहीं हो पाता। कुछ एग्जाम में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो कुछ होते हैं, वो कुछ एस्पिरेंट्स वो एग्जाम हॉल में भी लिख रहे हैं और वो बोलने लगते हैं। ऑब्वियसली वो उस जोर से आप नहीं बोलोगे, लेकिन धीरे ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को डिस्टर्ब। तो उस टाइप के कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ मन में अपना पढ़ रहे हैं, कुछ हैं कि लिख लिख करके पढ़ रहे हैं।
तो जो आपको सुविधा लगती है, जो चीजें आपको लगती है, उस आधार पे चीजों को करो, उसके जैसा करो। अब इसमें से फिर मैं नेक्स्ट और ये सीरीज में इसमें और कुछ ये और वीडियोस बना दूंगा। ऑब्वियसली एक को उतना लंबा ठीक नहीं है, आप इसको देखो। फिर जहां यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे प्लीज प्लीज मैसेज आप करना। नो कॉल इफ नीडेड, आई विल अलाउट यू टाइम यदि जरूरत है तो। अब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट नंबर देखा और कॉल कर दिया है, लॉट ऑफ पीपल हैं ऐसे। आप मैसेज करो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है, और अपने टारगेट को अपने सामने रखो। ओके, थैंक यू।